जय हिंद दोस्तों। इस सीरीज में आज हमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट करना है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हो कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। और आप जानते हैं पीवाईक्यू का कितना महत्व होता है। कई बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब राष्ट्रपति पे नया क्वेश्चन क्या ही बनेगा। हाँ, कोई राष्ट्रपति नया बनता है तो ये पूछा जा सकता है कितने क्रम का है या नया राष्ट्रपति कौन है। बाकी तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है तो वो आ चुके हैं ऑलरेडी। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो अगर भारतीय गणतंत्र का प्रमुख पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। या राष्ट्राध्यक्ष पूछा जाएगा तब भी हम लिखेंगे राष्ट्रपति। और ये निर्वाचित होता है हमारे यहाँ, वंशानुगत नहीं होता है, ठीक है। चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण दिए गए हैं। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। क्या ऐसा है कि राष्ट्रपति की कोई सीमा ही नहीं होगी? लेकिन हमने तो सुना है संविधान ने सीमा बना रखी है। संविधान बताता है किसको क्या काम करना है और कितना करना है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। ये सही हो, ये सही है और आर गलत है। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालक शक्ति उसमें निहित है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। तो उसकी सीमाएं अध्यारोपित हैं संविधान के द्वारा, ना कि उस पर अनियंत्रित काम नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा। तो ये सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। अधीनस्थ अधिकारी या सीधे। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सभी कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित होंगी और संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा काम करेगा। तो अनुच्छेद 53 में लिखा है कि वह या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा काम करेगा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अनुच्छेद 53(1) में ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? 51, 52, 53, 54। तो अभी देख कर आए 53वां था अनुच्छेद। 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी क्वेश्चन देख कर आए थे। 8 नंबर, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित है? तो देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, पढ़ के जाना। संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। यस, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित हैं। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। यस, इसका कथन, कारण और व्याख्या तीनों सही होनी चाहिए, लेकिन स्पष्टीकरण, अच्छा व्याख्या नहीं सही है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा, किस वजह से ऐसा है, तो बी वाला सही होगा। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही से नहीं कर पा रहा है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। यस। कथन के बाद कारण है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र होती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो ए सही है, आर गलत है। अनुच्छेद 53 में ही लिखा है कि संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी कमांडर राष्ट्रपति है, उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। यानी विधि द्वारा विनियमित है चीजें, संविधान के द्वारा बताई गई हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये कौन है? तो ये राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति निहित है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख है। आप पढ़ते होंगे, औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है जबकि वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ठीक। प्रधानमंत्री ही सारे काम अधिकतर करता है। तो है, लेकिन नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के नाम पर सारे काम किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। हम लोग जिन सांसदों को भेजते हैं, जिन विधायकों को भेजते हैं, वही चुनाव
में भाग लेते हैं। कौन कौन लेते हैं आइए देखते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित, इसका विशेष ध्यान रखें, निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाएं जहां जहां हैं वहां के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, सभी राज्य, दोनों संसद और 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ना कि इसमें जनता सीधे भाग लेती है। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, क्यों नहीं लेती, क्या कारण क्या नहीं। और राज्यपाल का भी ऐसा ही होता है, लेकिन राज्यपाल का अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे वहां भेजा जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति हटा भी सकता है। 13 नंबर, कथन ए कारण आर, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। यस, एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलकर बनती है। तो सी सही होगा, क्योंकि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की जगह सी में वो ऑप्शन है जो आपको ए में मिलता है। तो ऐसी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, कर दी जाती हैं, जिससे आप जल्दी में ए टिक करके पढ़ जाएं आगे, क्योंकि आपको पता है ये वाला ऑप्शन ए में होता है। लेकिन इस समय यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो, थोड़ा सा ऑप्शंस में हेरा फेरी, नए टाइप के ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ध्यान से ऑप्शन पढ़कर ही टिक करिएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा यस, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा यस, खुला बैलेट नहीं। तो ये दोनों इसके सही हैं, तभी यहाँ पर बी और सी लिखा हुआ है। एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा ये लाइन वहां पर मेंशन्ड है, तो ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। हटा दिया गया होगा क्वेश्चन अगर ऐसा था तो। 15, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य, ये आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन अभी ऊपर बता कर आए। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यस, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यस, दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य यस। तो 1 3 4 1 3 4 कहीं है, यस 1 3 4 दिख रहा है डी वाले ऑप्शन में। राज्य विधानसभा के दोनों सदनों के नहीं होते हैं, राज्य सभा विधानसभा और विधान परिषद दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं, केवल विधान सभा के होते हैं, विधान परिषद के नहीं होते हैं। ठीक है, विधानसभाओं के निर्वाचित, ना कि विधान परिषद, याद रखिएगा। 16 नंबर, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, और दिल्ली और पुडुचेरी, कहीं लिखा है यस, बी वाले में लिखा है दिल्ली पुडुचेरी, अभी हम देखकर आए थे। 17 नंबर पढ़िए, आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल नहीं होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसी तहत ऑप्शन डी सही हो जाए। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु सदस्य होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सभी नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं संसद के एक सदन है राज्यसभा, जिसमें कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं, तो मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेंगे, तो सभी वाला गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य यस, निर्वाचित सदस्य सभी लेंगे भाग। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र सभी इसमें शामिल नहीं है, दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है। सभी राज्यपाल उपराज्यपाल, तो ये भी शामिल नहीं है, इसीलिए स्टार लगा है, क्योंकि ऑप्शन 2 सही है, जो कि यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में आपको केवल 2 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, केवल 2 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, इसीलिए इस पे स्टार लगा हुआ है, मैंने आंसर आपको बता दिया। 19 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राज्यसभा के सभी निर्वाचित यस, लोकसभा के सभी निर्वाचित यस, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य या सभी सदस्यता या सभी निर्वाचित सदस्यता, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो डी वाला ज्यादा आंसर सही है,
डी वाला हम सही कर देंगे, क्योंकि ज्यादा सही आंसर कौन सा है, ज्यादा सही आंसर डी वाला है। संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन से होते हैं? तो लोकसभा के चुने हुए, तो निर्वाचित बोले चुने हुए बोले, बात एक ही है। राज्यसभा के चुने हुए, राज्य विधानसभा के चुने हुए, विधान परिषद शामिल नहीं होती है, तो इसका 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। सेम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति चुना जाता है लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि जो चुना जाता है जिनके द्वारा, उनके बारे में लिखा नहीं है। लोकसभा द्वारा, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। पूरा आंसर ये होना चाहिए था। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, बढ़िया से क्वेश्चन लिखा नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। 23, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के प्रकरण के लिए सही नहीं है? पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। सही नहीं पूछा है, ये तो सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ऐसा कहीं नहीं है। अगर इसका मतलब ये है, मान लो उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव नहीं हुए हैं और इस कारण कह दो राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर कहीं अपूर्ण है या 2-4 सांसद नहीं है, तो अपूर्ण होने पर निर्वाचक मंडल के कोई भी चुनाव स्थगित नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखा है, किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता, जो मैंने बोला। 24, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, तो 20, 15, 10, 5 ये सभी गलत है, क्योंकि 50 निर्वाचक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थन या अनुमोदक, यानी 50 तो प्रस्ताव रखिए, 50 लोग उसका समर्थन करें। 100 लोग अगर आप बना पा रहे हो तो भी आप चुनाव लड़ सकते हो। ये IAS का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। हमें नहीं लगता यूपी PCS पूछेगा, फिर भी देख लेते हैं, इसका आंसर हो सकता कॉपी पेस्ट कर दें। भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की मत का मूल्य राज्य की जनसंख्या अपान राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 100। ये 100 गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे 1000 था शायद, 1000 था शायद। आखिरी चुनाव में 5000 मतदाता थे। सभी निर्वाचित विधानसभाओं के मतों का कुल मान और निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। केवल 3 सही है क्या? केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, इसमें 5000 मतदाता नहीं थे। कंफ्यूजिंग है सब, ठीक है। ये तो सही है, सभी निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मान निकाल लिया जाता है कि जितने भी संसद हैं निर्वाचित लोकसभा राज्यसभा में, उनकी संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ पे 100 नहीं 1000 होगा। यहाँ पे देखो लिखा है, आपको 3 जीरो दिख रहे होंगे, ठीक है। और जो हुआ था चुनाव, उसमें 4896 मतदाता थे, तो इतना कौन याद करता है। चलिए 27 पे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता, क्या ऐसा है? अगर वह निर्वाचित होकर आया है तब तो पात्र होगा, अगर निर्वाचित होकर नहीं आया, विधान परिषद के थ्रू भी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अगर विधान परिषद के थ्रू मुख्यमंत्री बना है तो वह प्रत्याशी चुनाव में भाग नहीं लेगा। देखते हैं, वह स्वयं प्रत्याशी होता है, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष है। राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य, यस, जो विधान परिषद होता है, अगर वहां का सदस्य है तो वह वोट नहीं दे सकता। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जहां विधान परिषद है वहां विधान परिषद के थ्रू भी मुख्यमंत्री बना जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर 1000 के गुणकों के बराबर
वर्तमान स्थिति की जनसंख्या से तात्पर्य इसका है। तो 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग वहाँ काम हो रहा था। पुराना क्वेश्चन छोड़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? 35 वर्ष आयु आवश्यक है, पढ़ा लिखा हो आवश्यक नहीं है, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। यस, तो आंसर क्या होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। पढ़ा लिखा हो या ना हो, ऐसी कोई उसमें बात नहीं लिखी गई है। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के विषय में कथनों पर विचार करें। उसे भारत का जन्मा नागरिक हो, यानी जन्म नागरिक नहीं हो। जन्मा मतलब जन्म से नागरिक होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जन्म से नागरिक कहीं नहीं लिखा है, तो पहला गलत, पहला गलत, पहला गलत, आंसर 2 हो जाएगा। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी करनी हो, यस। संसद का सदस्य, यस। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, संसद का नहीं है भाई, संसद का नहीं, संसद का नहीं, लोकसभा का। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संसद का नहीं। यहाँ जो लिखा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। थोड़ी सी नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की, ना कि संसद का। ऐसे ही जो सरकार होती है, जो मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। 31, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देना होगा। अगर सांसद या कोई विधान परिषद यानी एमपी एमएलए अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे, तो कब वह सदस्यता से त्याग पत्र देगा? क्या पहले ही दे देगा फिर राष्ट्रपति के चुनाव में आएगा, या निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़ेगा, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत छोड़ेगा, या सांसद चुनाव लड़ सकता है परंतु विधानसभा का सदस्य नहीं? तो सी वाला सही है ज्यादा। अगर निर्वाचित हो गया, निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। ठीक है, चलिए 32, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, 57 के तहत। लेकिन अमेरिका की बात क्या है कि वहां कोई भी राष्ट्रपति लगातार या लगातार ना भी हो तब भी 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। यानी अमेरिका में 2 ही बार वह राष्ट्रपति बन सकता है, 4-4 साल के लिए, यानी टोटल 8 साल। हमारे यहाँ कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति को कई वर्षों तक राष्ट्रपति बनाया जाता रहा हो। 33 नंबर, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को किसे सौंपा जाएगा? महाधिवक्ता को नहीं, संसद को बिल्कुल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को। यस, भारत का सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो, अनुच्छेद 71 के तहत। 34 पे चलते हैं, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अपने निर्वाचन की तारीख से या संसद द्वारा निर्धारित तिथि से या अपने पद ग्रहण के दिन से या निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो अपने पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक रहता है। हमने रूम लिया किराए पर, हमने कहा हम अपने रूम में जब प्रवेश करेंगे, रहना शुरू करेंगे, उस दिन से अगले 30 दिन तक उस कमरे में रहेंगे। जिस दिन से रहना शुरू करेंगे तब से 1 महीना माना जाएगा। ऐसे ही अपने पद पर बैठने से 5 वर्ष माना जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा 56 के अनुसार। 35, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आ भी सकता है। उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देने होगा तो राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन भारत का राष्ट्रपति जैसे ही अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को बताएंगे कि भाई राष्ट्रपति जी ने अपना त्याग पत्र सौंपा है। 36, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। 37 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद द्वारा। तो संसद द्वारा इसे हटाया जा सकता है, यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलकर इसे हटाएंगे, यानी राष्ट्रपति महोदय को हटाएंगे। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 56A में बताया गया है कि किस वजह से। तो अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार
संविधान का अतिक्रमण करने पर, तो लिखा है 56 में कि किस वजह से हटाया जाएगा, और हटाने की जो प्रक्रिया है वह दी गई है 61 में। यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कराया जा सकता है, ठीक है। 2500 क्वेश्चन की सीरीज जो चल रही है वह आपको ये क्वेश्चन वहां मिलेगा बढ़िया से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? 356 के द्वारा, 61 के द्वारा, 75 के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है, 61 के द्वारा। फिर सेम क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के द्वारा। कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। तो ये सब सेम क्वेश्चन है, तो हम स्पीड में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, चुनते दोनों लोग हैं। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें जब भी हटाने की बात होगी तो सिर्फ लोकसभा प्लस राज्यसभा के ऑल मेंबर्स, मनोनीत निर्वाचित यहाँ नहीं है, सभी मेंबर लोकसभा राज्यसभा, इसमें किसी भी राज्य का, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का कोई हटाने में योगदान नहीं होगा। और जो निर्वाचित थे वही नहीं बल्कि मनोनीत भी हटाने में अपना योगदान करेंगे, ठीक है। तो हटाने की बात आएगी तो एक लाइन याद रखना, सभी संसद के सदस्य, बस इस लाइन को याद रखना हटाने पर। और जब चुनने की बात आएगी, निर्वाचन की, तो निर्वाचित शब्द को वहां याद रखना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाएगा। सेम क्वेश्चन। फिर वही, महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है? तो संसद के दोनों सदनों को है। संविधान उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा। सेम क्वेश्चन। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो ये 14 डेज पहले आपको बताना पड़ता है राष्ट्रपति महोदय को, ठीक है। 14 दिन की सूचना याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है? निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु तो उसके महाभियोग में शामिल नहीं होता है। तो लोकसभा यस, राज्यसभा यस, विधान परिषद पहले से ही पार्टिसिपेट नहीं करती। जबकि यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि निर्वाचक गण का तो भाग है, तो विधानसभाएं हैं जो निर्वाचक गण का तो भाग है लेकिन हटाने में कोई योगदान नहीं करती। मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है संसद में, अर्ध न्यायिक। 47 नंबर, भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, अभी मैंने बता दिया, आंसर मिल गया होगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का स्थान कितने समय में भर लेना चाहिए? अगर आपने किसी राष्ट्रपति पर, आपने मतलब संसद ने किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया है उसे, तो नया राष्ट्रपति कितने दिनों में आ जाना चाहिए? 6 महीने की अवधि बताई गई है। 6 महीने की अवधि में नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर लिया था। 49, तब तक कौन होगा? तब तक उपराष्ट्रपति महोदय को कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व दिया जाता है। 49, पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए 6 माह की बात कही गई है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने पर फिर वही 6 माह की अवधि, ठीक है, फिर वही 6 वर्ष। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा है बढ़िया सा नया क्वेश्चन, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति महोदय संभालेंगे। सबको पता है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 है, ठीक है, अनुच्छेद 65 में। 53, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो अभी देखा था कौन संभालेगा? अच्छा, पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, यानी उपराष्ट्रपति है ही नहीं, उसकी भी सीट खाली है, तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? उपसभापति नहीं, महान्यायवादी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति जी है नहीं उस समय उपस्थित, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। 55, यदि भारत में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय
खाली हो जाए तो फिर वही क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। वाह, संविधान के ऊपर तो कोई नहीं है, और जैसे ही कारण गलत होगा आंसर सी सही हो जाएगा। हालांकि इसमें स्टार लगा है। अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, देखते हैं। संविधान में अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालक शक्तियां उसमें निहित होंगी। ठीक है। अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को उनके द्वारा किए गए शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से अनुमति प्राप्त है। ठीक है। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। उनके द्वारा व्यक्तिगत हैसियत से किए गए कार्य के संबंध में उनके विरुद्ध अनुतोष का दावा दीवानी मुकदमा संबंधी विस्तार लिखना सूचना में कार्यकाल में देने के 2 माह पश्चात चलाया जा सकता है। प्रश्न का कथन सही नहीं है, यानी ये भी सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है। हालांकि सबसे सटीक अगर एक लगाना था तो सी लगा सकते थे, संविधान के ऊपर तो है ही नहीं। ठीक है, सबसे सटीक तो मजबूर, मतलब कंफर्म क्या है, संविधान के ऊपर नहीं है भाई, कुछ भी संविधान के ऊपर नहीं है। कोई भी देश में संविधान से ऊपर नहीं है। कोई भी पदाधिकारी, कोई भी दायित्वधारी, कोई भी संवैधानिक पद, संविधान सबसे ऊपर है। तो बात तो गलत ही है, और उसके अकॉर्डिंग आप सी वाला कट करते हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे करके आ सकते हैं, बाकी फिर तो हटेगा ही क्वेश्चन गलत है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ये 42 और 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। 44वें में कहा गया था कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेजेगा। हालांकि पुनर्विचार के लिए भेजे फिर संसद पुनः वापस कर दे तो राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। 58 राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर नहीं, लोकसभा की अनुशंसा पर नहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। हाँ, ये हो सकता है, सी वाला हो सकता है। हाँ, सी वाला ही सही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, या कहें तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। ठीक है, प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मेन मुखिया होता है। भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राज्यसभा नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, चुनाव आयोग नहीं, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। 60 नंबर, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संयुक्त बैठक को आहूत किया जाता है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया है आर्टिकल 61 में, क्वेश्चन भी 61 है। चलिए क्वेश्चन 61, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, वही फिर है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति संसद का भाग है? यस, भाग है। संसद के अंतर्गत 3 आती है चीजें, एक तो आता है लोकसभा, एक आता है राज्यसभा, तीसरा आता है राष्ट्रपति महोदय का पद। कारण है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। यस, दोनों कारण कथन सब सही है और व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि संसद के द्वारा ही कानून बनता है, और संसद के द्वारा का मतलब लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति महोदय, इन तीनों के द्वारा ही कानून बनता है, तो संसद के अंतर्गत आएंगे। 66, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? और संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो इसमें जो कहानी लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग भी सही होगा, क्योंकि लिखा है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति महोदय अपनी सहमति देते हैं तो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, इसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बी वाला आंसर सही है। 67, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है वह कौन है? इनमें से कौन सा मामला था जिसमें वीटो का प्रयोग किया गया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था 1954 में। एक शुभ नियोग, क्या लिखा है? भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था तो भारतीय डाकघर की। बाकी पेप्सू विनियोग विधेयक था, उसमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने आत्यंतिक वीटो
का प्रयोग किया था 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। आत्यंतिक वीटो जो होता है वो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है, पॉकेट वीटो स्वेच्छा से लगाया जाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प सही जो ज्यादा सही है सी है, क्योंकि राष्ट्रपति ने अपने हिसाब से अगर रोका तो इस वालों को रखा, क्योंकि पेप्सू में जो था वो आत्यंतिक वीटो था और आत्यंतिक वीटो मंत्रिपरिषद की इच्छाधीन होता है। ज्यादा सटीक सी वाला है। 68 निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो अभी जो पढ़ के आए थे पॉकेट वीटो, तो वही वाला क्वेश्चन है। ज्ञानी जैल सिंह 1986 में कौन सा था? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। ठीक है, जेबी निषेधाधिकार को पॉकेट वीटो कहते हैं। कई बार जेबी वीटो, पॉकेट वीटो किसी भी नाम से आ सकता है। 69 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है? अपनी स्वीकृति 111 यानी 111 के अंतर्गत अपनी स्वीकृति को रोक सकता है। 111 प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक स्वीकृति प्रदान करेगा, रोक लेगा या पुनर्विचार हेतु लौटा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 110 में क्या है? 110 में धन विधेयक है। 109 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। हाल फिलहाल में 109 को पूछ लिया गया था, जबकि 110 ज्यादातर लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ते हैं। पूछ 109 लिया गया। 105 में क्या है? विशेषाधिकार है। तो 100 में क्या है? आप कमेंट में बताइएगा। 70 नंबर, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो किसको नहीं पता, राष्ट्रपति को है। अभी पढ़ के आए। हाँ, ये बढ़िया है। देखो क्वेश्चन 71 इतना लंबा चौड़ा। छत्तीसगढ़ और बिहार में एक ऑप्शन ई भी होता है। ठीक है, ऑप्शन ई भी होता है, छत्तीसगढ़ बिहार। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं? स्वविवेकी, अपने हिसाब से वो निर्णय ले सकता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं, जिसको ज्यादा समर्थन मिलेगा लोकसभा में उसको मंत्रिपरिषद बनाया जाएगा। उसके मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री नियुक्त होगा और फिर प्रधानमंत्री बताएगा कि इन लोगों को मंत्री नियुक्त कर दीजिए, उनको नियुक्त होगा, तो वह स्वविवेक से निर्णय नहीं लेगा। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, हाँ, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो उसे ही निर्णय लेना है। विधेयक को रोक कर रखना, ये भी वीटो कर सकता है। क्षमा प्रदान करना, क्षमा प्रदान करना लिखा तो यही है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिएगा वही होगा, उससे ही सलाह करके क्षमा प्रदान करेगा या नहीं। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना, ये भी नहीं। संसद को संदेश भेजना, तो हमें तो लगता है ई वाला आंसर सही होगा। यस, ई वाला 2, 3, 4 जो स्वविवेक अपने विवेक से निर्णय ले सकता है, बाकी सब मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्णय होते हैं। 72 निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति, विधेयकों पर स्वीकृति देना, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति लोकसभा भंग करना या फिर संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। तो बी वाला आंसर सही है, विधेयकों पर स्वीकृति देना ना देना वीटो लगाकर रोक सकता है। चलिए 73 पे चलते हैं। संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? विधायी शक्ति की बात की गई है। विधायी शक्ति 10 मिनट की सीरीज में मैंने राष्ट्रपति कराया है, आप जाकर देख सकते हैं। 10 मिनट में राष्ट्रपति, हालांकि फिर से नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। एक टॉपिक 10 मिनट के अंतर्गत रिवाइज करेंगे और खत्म करेंगे। इसका आंसर क्या होगा? विधायी शक्ति कौन सी है? तो विधायी मतलब विधि बनाने से संबंधित, यानी अध्यादेश जारी करने से संबंधित। जब संसद नहीं चल रही होगी तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद दिखा है नहीं, वो आप कमेंट में बताना। हालांकि 123 होता है, यहाँ पे लिखा है 123। 123 से याद रखिए, जल्दी याद रहेगा। अध्यादेश 143 से याद रखिए, सर्वोच्च न्यायालय से कोई विचार विमर्श करना है तो। ठीक है, वो क्वेश्चन देख चुके हैं ऑलरेडी, तो रिपीट क्या ही देखोगे। 75 जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो अभी हम पढ़ के आए 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
76 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा? तो 123 सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, यहाँ भी अध्यादेश है, यहाँ भी हम 123 लगाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होते हैं ना वो इतनी बार आ जाते हैं कि आपको याद हो जाते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू की सीरीज आवश्यक है। हिस्ट्री भी करा रखी है, वो अभी आप देख सकते हैं जाकर, और शेयर भी कर सकते हैं आप, लाइक कमेंट भी कर सकते हैं, अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेजिए कि देखो यहाँ पे चीजें सही चल रही हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक बार में 2 दिन लगेंगे, पूरा आप हिस्ट्री कंप्लीट कर लोगे, 2 दिन लगेंगे, पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो। 79 निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। हमें लगता है 1 और 3 होना चाहिए इसका आंसर। जी हाँ, क्योंकि योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो हुआ करते थे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करता था। हाँ, अब आपको नीति आयोग मिला, नीति आयोग दिखता है जो कि 2015 में बना और जिसके उपाध्यक्ष इस समय सुमन के बेरी जी हैं। हो सकता है आगे चलकर बदल जाए, बदलेंगे ही, हालांकि वर्तमान में सुमन के बेरी हैं। आप जब भी वीडियो देखें तो करंट अफेयर्स से नोट कर लें कौन उस समय है। 80 नंबर निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल की भी करता है, महान्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है, तो सभी सही है। 81 देखते हैं, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है क्या? नहीं करता है। उपराष्ट्रपति का तो निर्वाचन होता है, तो निर्वाचित होता है। और ये इम्पोर्टेंट भी है इस बार के लिए, क्योंकि नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति महोदय ने पदभार ग्रहण किया है, शपथ ली है, और आज हम उपराष्ट्रपति के भी क्वेश्चंस देखेंगे। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। 83 भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता? प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार क्या देता है? रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर। आपातकालीन स्थिति में तो राज्य के मुख्यमंत्री चुन कर आते हैं, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है, ना कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ना कि राष्ट्रपति। 84 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श? अभी मैंने बोला था 143 से मैंने याद कर रखा है, 143 आपको समझ में भी जल्दी आ जाएगा। 85 भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? शक्तियों के बारे में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। आपातकालीन शक्तियां, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। तो ये वाला सही है, क्योंकि परामर्श को स्वीकार करना चाहिए ऐसा कहीं नहीं है, तो स्वीकार भी कर सकता है और स्वीकार नहीं भी कर सकता है। तो परामर्श लेता है तो परामर्श स्वीकार किया भी जा सकता है और नहीं भी। 86 संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, उच्चतम न्यायालय से परामर्श, संसद के सदनों को संदेश भेजना, क्षमादान। संसद के सदनों को संदेश भेजना शक्ति नहीं है, ठीक है। बाकी सब 72 में, 123 में और 143 में भी पढ़ के आए हैं। क्यों? क्योंकि संसद के सदनों को संदेश भेजना 86(2) के अंतर्गत अधिकार है, शक्ति नहीं है, अधिकार है। शब्दों का खेल देखिए। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। तो यह अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाए, क्योंकि वह संसद के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित मत देने वाले कम से कम 2/3 बहुमत। आप जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे उसमें ये सब बढ़िया से डिस्कस करेंगे। 88 राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक, जो क्षमा करता है वह विधायी शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति है। तो वह न्यायिक शक्ति है जो क्षमादान देता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, ठीक है। आइए 90 नंबर निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? क्या वास्तविक और लोकप्रिय, औपचारिक और विधिक, राजनीतिक और नाम मात्र, संवैधानिक और नाम मात्र? तो संवैधानिक और नाम मात्र तो सही होगा, और औपचारिक भी सही होगा। वास्तविक, लोकप्रिय और नाम मात्र राजनीतिक नहीं सही होगा। लोकप्रिय तो प्रधानमंत्री होता है।
अब जहाँ देखो वहाँ प्रधानमंत्री जी की बातें होंगी, ना कि राष्ट्रपति महोदय की। 91 भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद के पटल पर रखवाएं। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को या अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो 1, 3, 4 सही है, दूसरा सही नहीं है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाना राष्ट्रपति का कर्तव्य नहीं है। ठीक है, बाकी हम संवैधानिक संस्थानों में या आगे पढ़ेंगे कि लोकसभा में जो प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, इन सब के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। 92 निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? संवैधानिक विशेषाधिकार: साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना या प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। ठीक है, चलिए 93 पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन और। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीएससी में इस समय काफी क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। 94 संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिभाषण स्वयं राष्ट्रपति तैयार नहीं करते होंगे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अभिभाषण तैयार किया जाता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित है। 95 भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से थे। बिहार में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार में राजेंद्र बापू कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बिहार से थे, बिहार का क्वेश्चन पूछा गया। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 टू 52, 50 टू 57, 57, 56 3 अवधि के लिए, सॉरी 57 टू 62 3 अवधि के लिए। 98 भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे राष्ट्रपति हमारे श्री वी गिरि जी थे। आप राजेंद्र प्रसाद पहले थे, एस राधाकृष्णन दूसरे थे, जाकिर हुसैन तीसरे थे। ठीक है, और फिर श्री वी गिरि जी थे। 99 सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से जो निर्वाचित हुए हैं वो भारत के राष्ट्रपति एन संजीव रेड्डी थे, निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और एकमात्र व्यक्ति हैं निर्वाचित होने वाले निर्विरोध। फिर वही क्वेश्चन था, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ से आपको चीजें याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। 101 राष्ट्रपति दिए गए हैं, उनके कार्यकाल, तो सबसे पहले उनको पकड़ो जो आपको पता हो। तो अभी हम पढ़ के आए कि सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 62 तक रहे, फिर 5 साल राधाकृष्णन जी रहे, यानी 67, फिर 67 से कहीं लिखा है, तो उसके बाद जाकिर हुसैन आए थे। तो सी का 4 अगर हमें मिल जाए, एक ही बार में हम आंसर दे देंगे। हमें नहीं पता बाकी लोगों का कार्यकाल, लेकिन हमें लगता है हमने आंसर निकाल लिया। ए का 2 यानी 67 से 69, और 69 से फिर हम बात करेंगे बी का 3 और टी का 1, यानी पहले नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन होंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे बीबी गिरी जी के पास, यानी यहाँ से अगर कहें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी। 74 से हम आएंगे यहाँ पे, यानी यहाँ से हम जाएंगे एन संजीव रेड्डी के पास, नहीं एन संजीव रेड्डी नहीं, हम जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद के पास। फिर 77 से आएंगे यहाँ मतलब एन संजीव रेड्डी। तो राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन साहब, फिर जाकिर हुसैन साहब, फिर जाकिर हुसैन साहब के पास जाएंगे बीबी गिरी जी के पास, और फिर जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद के पास, फिर संजीव रेड्डी जी के पास। ठीक है, ऐसे 2-4 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। 102 निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं था? तो एस राधाकृष्णन तो पहले ही थे, तो वेंकट रमन साहब भी थे, जाकिर हुसैन साहब भी थे, नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वह ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, आर वेंकट रमन, याद रखिएगा ये तीनों पहले उपराष्ट्रपति बने फिर राष्ट्रपति बने। 103 भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। ऐसे कौन है जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? आरओ 2021 में पूछा गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नीलम संजीवा रेड्डी जो थे वह राष्ट्रपति के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे।
ठीक है। 104 भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में राधा कृष्णन साहब को जाना जाता है। प्रख्यात दार्शनिक एवं शिक्षाविद थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। 105 बस कुछ और क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रखते थे? तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीवी गिरी साहब थे जो ट्रेड यूनियन से संबद्ध थे। दो बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। 106 किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? मुझे तो नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन गलत करके आएगा। हमारे सबके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 107 भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह साहब थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे 69 में। ऊपर एक और क्वेश्चन है 108 निम्न में से कौन असंगत है? तो जवाहरलाल नेहरू साहब असंगत, बाकी सब राष्ट्रपति हैं। जवाहरलाल नेहरू साहब प्रधानमंत्री। इतना क्वेश्चन सरल नहीं देना चाहिए। 109 श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में क्या क्रम था? क्रम पूछा गया था 12वां था। उस समय पूछा गया था तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय तो याद रखना आवश्यक है। इस समय जो राष्ट्रपति महोदया हैं उनका कौन सा क्रम है ये आपको पता हो। 110 भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? बिहार का राज्यपाल तो वह कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्तमान जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वह भी क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। उन पर क्वेश्चन बनेगा। और वह कहाँ के राज्यपाल हैं? थे, अब तो थे हो गए, कहाँ के राज्यपाल थे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 111 निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वीवी गिरी साहब उपस्थित हुए थे सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये भी याद रखिएगा 1969 में। ठीक है। 112 राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। तो ये तो सबको पता होना चाहिए, एडविन लुटियंस के द्वारा। लुटियंस दिल्ली नाम भी आपने सुना होगा, लुटियंस दिल्ली कहा जाता है। इसी के तहत हम उपराष्ट्रपति कि कुछ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। जितने स्टार लगा पाओ लगा लो। क्वेश्चन आउट है, पेपर आउट है। संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य? यस। इसमें क्या है? इसमें निर्वाचित से लेना देना नहीं है। इसमें केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। 66(1) के अंतर्गत निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव होता है। बट लो क्वेश्चन आने वाला है। दूसरा, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा? नहीं। निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है? नहीं। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा? यस। थर्ड नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन, लोकसभा के सांसद, विधानसभा के विधायक? नहीं, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्यों के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन निर्वाचन से जुड़े ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें कौन होंगे? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, ये दोनों नहीं होंगे। एक और दो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम आगे स्पीड में चलेंगे। 5 नंबर बढ़िया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है? यस। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केवल एक सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य ही भाग लेते हैं। 6 नंबर, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के अर्जित होगा। यस, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दोनों सही है। ठीक है, स्पष्टीकरण भी मान्य है। और राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होने की अर्हता रखता हो, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। राज्यसभा का राष्ट्रपति कौन होता है? क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। माफ करिएगा, जो कुछ निकल जाता है उसकी वजह से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो आप 100-150 क्वेश्चन लगातार कराते हैं बिना सांस लिए, तो कुछ शब्द जो नहीं निकलने चाहिए वह निकल जाते हैं, जो शब्द निकलने चाहिए वो मुंह में ही रह जाते हैं।
तो इसके लिए आप मुझे माफ़ करेंगे। हालाँकि ऐसा कोई शब्द नहीं निकलता जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन हाँ, कहीं-कहीं गलती तो हो ही सकती है। कौन-सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है, अवश्य बनता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये नहीं होगा, बाकी सब सही है। क्वेश्चन इन्हीं में से कोई आपको इस बार देखने को मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पे सर्किल अवश्य मारिएगा, वरना 1 नंबर गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। कितना प्यारा उल्लू बना रहा है व्यक्ति। जनता के सदन के सदस्य, जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं साहब, तो ये तो गलत हो जाएगा। 2005 में इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा था भाई, सैल्यूट है जिसने पूछा था, मजा आ गया, फंसा देगा क्वेश्चन। और ये आपको 2500 क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन मिलेगा। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। यस, कह सकते हैं। उसका एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ऐसा कहीं नहीं है। 104 पूछा क्या है? देखो हो गई गलती, ये तो गलत ही है, गलत पूछा है, तभी 1 और 4 है। मैं भी कहूँ 1 और 4 कैसे आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ मैंने सर की पहले लगा दिया। ये सही नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सही नहीं है, तो 1 और 4 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया, मजा आ गया ये क्वेश्चन देख के। क्वेश्चन ऑफ द डे घोषित किया जाता है। 11 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। यस, द्वितीय उच्चतम होता है राष्ट्रपति के बाद। इसके पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। क्या है? कोई औपचारिक कार्य नहीं है। देखते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण, मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होना चाहिए डी। सभी चारों सही है। यस, कोई औपचारिक कार्य नहीं है, इसलिए उसे उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बना दिया जाता है। ठीक है, चलो नंबर। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा, मंत्रिपरिषद, राज्य परिषद। तो राज्यसभा के द्वारा शुरुआत होती है उपराष्ट्रपति को हटाने की। 67 खा में दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा ही प्रस्ताव पारित करती है, लोकसभा नहीं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो कोई भी पारित कर सकता है, कोई भी शुरुआत कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा कहीं लिखा होगा, केवल राज्यसभा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो लोकसभा, राज्यसभा कहीं से भी शुरुआत हो सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरुआत होगी। कुछ क्वेश्चन और फिर विराम लेंगे आज। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता में ऐसी के द्वारा की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता? सिंपल है, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी अध्यक्षता करते हैं। 15 नंबर, नीचे 4 युग्म दिए गए, सही युग्म बताना है। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। कौन है जो राजदूत और उच्चायुक्त रहे हैं? एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी ऐसे हैं जो राजदूत और उच्चायुक्त। तो राधाकृष्णन साहब यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी सिलोन, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त थे। के आर नारायण चीन में राजदूत थे। वाह, ये तो मैं पहली बार जान रहा हूँ। 16, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, इनका नाम 1 और 4 है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब और शंकर दयाल शर्मा साहब ऐसे हैं इनमें से जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा आपने। कल से आगे की क्लास शुरू होगी। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, क्योंकि उस समय हामिद अंसारी साहब थे 12वें। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप विजिट करे होंगे चैनल पर, आपके मतलब की कई चीजें मिली होंगी। कमेंट करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।